इम्पल्स। इम्पल्स समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स एक इफेक्ट है जो तब आता है जब किसी बॉडी पे एक्ट करती है इम्पल्सिव फोर्स। व्हाट यू मीन बाय इम्पल्सिव फोर्स? इम्पल्सिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो एक ऐसी फोर्स जो एक बॉडी पे एक्ट करे बट शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जब एक फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करे फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए जब एक फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे, उसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, ये क्या चीज है? इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, act on a body for shorter interval of time, for shorter interval of time। जब बहुत कम समय के लिए हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उस फोर्स का नाम क्या होता है? इम्पल्सिव फोर्स होता है। जैसे देखो, सपोज करो ये मैं हाथ बोर्ड पे रख रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन अभी लगाते जा रहा हूँ, इसको इम्पल्सिव फोर्स नहीं कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स, है ना। क्या किया मैंने? सेम ही ताकत लगाई, है ना, लेकिन दूसरे टाइम पे मैंने क्या किया? मैंने फोर्स लगाई, इस बोर्ड पे लगाई, और कब के लिए लगाई? फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को हिट करते हैं, दिस इज नोन एज इम्पल्स, क्योंकि ये फोर्स इस बॉडी पे एक्ट हुई फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो मैंने फोर्स लगाई किसके लिए लगाई? फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो, जब इम्पल्सिव फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, जब इम्पल्सिव फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, ये फोर्स जो होती है ये वेरिएबल होती है। क्या होती है? ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब हो गया कि ये फोर्स शुरू होती है 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, और ये सब कुछ हुआ बड़े जल्दी, ये बड़ा जल्दी हो रहा है। अगर यही काम स्लोली होता तो हम इसको आसानी से इस इम्पल्सिव फोर्स को मेजर कर सकते थे। सपोज कर लो मैं धीरे धीरे हाथ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अभी स्ट्राइक किया, अभी धीरे धीरे, है ना, अब 0 न्यूटन की फोर्स थी, अब वो फोर्स बढ़ती गई, है ना, यहाँ पे रीडिंग्स बढ़ती जाएंगी। तो यानी कि अगर हम यही काम धीरे धीरे करते, स्लोली करते, तो हम इस इम्पल्सिव, अगर तब तो उस टाइम इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगाएंगे, तो हम इस फोर्स को मेजर कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये काम बड़े ही शॉर्टर इंटरवल टाइम के लिए हुआ है, और हो तो यही रहा है, क्या हो रहा है? चाहे शॉर्टर इंटरवल टाइम के लिए ही ये काम हो रहा था, लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि फोर्स 0 से मैक्सिमम पहुंची, फिर मैक्सिमम से 0 पहुंची, है ना। देखो ना, जब ऐसा किया तो क्या हुआ? ये फोर्स 0 से मैक्सिमम तक गई होगी, फिर मैक्सिमम से वापस 0 तक फॉल की होगी, है ना। लेकिन ये काम बहुत ही जल्दी हो रहा है, ये काम बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि ये काम जो समय है, ये जो समय है ना, ये जो फोर्स जिस टाइम के लिए एक्ट कर रही है, वो टाइम ही बड़ा कम है। इसीलिए इंपल्सिव फोर्स को मेजर करना लगभग क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। इसलिए इंपल्सिव फोर्स को मेजर करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। कि हम इसको मेजर कैसे करें? क्यों? एक तो ये 0 से मैक्सिमम से 0, यानी कि ये तो वेरिएबल फोर्स होती है। क्या होती है ये? एक तो वेरिएबल फोर्स होती है। क्यों इम्पॉसिबल है? बिकॉज ये एक तो वेरिएबल फोर्स है ना, दूसरा बड़े ही कम टाइम के लिए लग रही है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रही है ना, शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए लग रही है। एक तो वेरिएबल, लगातार बदलने वाली, और टाइम भी बड़ा कम। तो इसी रीजन की वजह से इस इंपल्सिव फोर्स को मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इसको तो मेजर नहीं कर पाते हैं, बट हम इसका इंपैक्ट मेजर कर सकते हैं, हम इसका इफेक्ट मेजर कर सकते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा इसका इफेक्ट, आपको एक लाउडर आवाज आई, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका इफेक्ट, और बॉडी में भी कुछ ना कुछ चेंज आई होगी, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका इफेक्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो जो इसका इफेक्ट जो होता है ना, ठीक है, हम इसका क्या कर सकते हैं? वी कैन मेजर द इफेक्ट, वी कैन मेजर द इंपैक्ट ऑफ दिस फोर्स, एंड दैट इफेक्ट, दैट इंपैक्ट इज नोन एज इंपल्स। उसको कहा जाता है इंपल्स। ठीक है, वो जो इफेक्ट है, वो जो इफेक्ट है, वो जो इंपैक्ट है इस फोर्स का उस बॉडी पे, उसको कहा जाता है इंपल्स, उसको कहा जाता है इंपल्स। समझ आई मेरी बात? कहानी समझ आई? व्हाट इज एन इंपल्सिव फोर्स? इट इज अ वेरिएबल फोर्स। व्हाट इज एन इंपल्सिव फोर्स? तुम्हें जब कोई पूछे तो तुमको पूरा समझ आना चाहिए भाई साहब, ये बताना आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि इसको रटा नहीं चलाना है, इसको आपको बताना आना चाहिए। व्हाट इज एन इंपल्सिव फोर्स? तुम्हारा
पहला वर्ड तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए इंपल्सिव फोर्स को सुन के, कि ये एक वेरिएबल फोर्स है। क्या है ये? वेरिएबल फोर्स है जो एक्ट करती है बॉडी पे बहुत ही छोटे समय के लिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब जाहिर सी बात है यार, है ना, कि अगर एक ऐसी फोर्स जो वेरिएबल है, लगातार बदल रही है, और ऐसी फोर्स जो बड़ी कम समय के लिए लग रही है, तो उसको मेजर कैसे कर पाएंगे? मुश्किल है मेजर करना, है ना, नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए हम इसको मेजर तो नहीं कर पाते, बट इसका जो इफेक्ट होता है, इसके आने वाले जो इफेक्ट होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। बॉडी में जो इफेक्ट, इसका इफेक्ट होता है ना, बड़ा अजीब गरीब हो जाता है वो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और उसी इफेक्ट को क्या कहते हैं फिर बाद में? उसी को कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं? इम्पल्स। समझ आया? समझ आया? तो देखो इम्पल्स बेसिकली प्रोडक्ट है, ठीक है। इम्पल्स फोर्स क्या चीज है? इम्पल्स एक प्रोडक्ट है किसका? अगर इसको मेजर करना हो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, जैसे देखो मैंने कहा था, व्हाट इज मोमेंटम? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। हाउ इट कैन बी मेजर्ड? जब हम उसको मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिमिलरली व्हाट इज एन इम्पल्स? इट इज एन इम्पैक्ट, इट इज एन इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स ऑन अ बॉडी। हाउ इट कैन बी मेजर्ड? इसको मेजर कैसे करेंगे? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, ठीक है, इनटू टाइम। एवरेज फोर्स इनटू टाइम। हम क्या करते हैं, अगर एवरेज फोर्स को मल्टीप्लाई कर ले टाइम के साथ, वो टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, व्हाट इज दिस टाइम? इट इज दैट टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ये वो समय है जब जिस समय के लिए बॉडी पे फोर्स एक्ट लग रही है। इट इज दैट टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। समझ आया? दिस इज नोन एज इंपल्स, इसको कहते हैं इंपल्स। फॉर्मूला क्या गया इसका? I इज इक्वल टू एफ एवरेज लिखा हुआ है इसका, एफ एवरेज, फेवरेट नहीं लिखा है, एफ एवरेज है, ठीक है। एफ एवरेज इंटू टाइम। व्हाट इज दिस टाइम? इट इज द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी। ये वही समय है जब तक फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। समझ आई? लिखो इस फॉर्मूले को। अब हम क्या करने वाले हैं ना, इस फॉर्मूले को ड्राइव भी करने वाले कि आया कैसे ये फॉर्मूला, उसको भी ढूंढेंगे, ठीक है। समझ आया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसको हम इतना सा ही नहीं करेंगे, हम इसकी डेरिवेशन में ड्राइव करेंगे, सब कुछ एक एक करके ड्राइव करेंगे इसका। बड़ी बार बस इतना सा सुना के फिर डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशंस पे चले जाते हैं लोग, बट ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी बड़ी कमाल की एप्लीकेशंस हैं, इम्पल्स जो है, इम्पल्स की बड़ी कमाल की एप्लीकेशन है। जैसे आपने देखा होगा, अभी पढ़ेंगे हम उसकी एप्लीकेशन, बट तुमने देखा होगा कि कभी कभी ना, क्रिकेट तो तुम सब देखते ही हो, है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि यार बैट्समैन ना बड़ी इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाता, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा होता है, सिक्स हिट हो जाता है। और कमेंट्री आप सुनते होंगे तो वो कहते हैं व्हाट ए टाइम्ड शॉट, है ना, कहते हैं यार क्या टाइमिंग है इसकी। अब ये टाइम्ड शॉट क्या होती है? और कभी कभी तुम देखा होगा बैट्समैन बड़ा जोर लगाता है और वो कैच आउट हो जाता है, मतलब बॉल ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाती, है ना। इसका क्या रीज़न है, वो हम इसी से समझेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, कि कभी कभी बड़ा जोर लगाने पे भी बॉल, वो क्या कहते हैं, बाउंड्री तक तो छोड़ो, वो जो बॉलर होता है वही कैच कर लेता है, तो उतनी ताकत लगाई होती है फिर भी इतना कम उसका इम्पैक्ट होता है। और कभी कभी सिर्फ टच की होती है बॉल और सीधा सिक्स हिट हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, यही समझने वाले हैं हम इससे, इम्पल्सिव फोर्स से, इम्पल्स से। लिख लिया? मिटा दूँ? तो देखो पहले तो ये डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि सिक्स हिट कैसे होता है। तो देखो इसकी डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए, ये फार्मूला कैसे आया वो ड्राइव करने के लिए हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की। लिख सकते हो आप डेरिवेशन। तो हमें पता है कि यार अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ, बता सकता कोई? न्यूटन, गाना आपने गा लिया, है ना, जैसे होता ना, प्रेयर करते हैं, दो चार बच्चे होते हैं जिनको प्रेयर आती है, बाकी साथ में बस सुर ताल मिलाते हैं, हो गया काम, है ना। वैसे ही एक को आता है, बाकी करके काम चला गया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? हाँ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। कि किसी बॉडी में मोमेंटम में कितना बदलाव आना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको बाहर से धक्का कितना लगा हुआ है ना, इस बात पे डिपेंड करता है। तो एफ इजिकल टू, हमको देखा था आपने फॉर्मूला क्या था, एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी, एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी। कोई फोन आएगा ना,
मुझे बता देना, ठीक है। तो F इज इक्वल टू dp/dt इसका फार्मूला होता है। अच्छा, अब क्योंकि ये एक वेरिएबल फोर्स है ना, क्योंकि ये एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि हम इंपल्सिव फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको पता है इट इज अ वेरिएबल फोर्स, ये लगातार बदल रही है, तो फिर आपको टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब भी हमें कोई चीज़ों को सम अप करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ना। तो वही इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए क्या मैं इसका से लिख दूं, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि समय के साथ फोर्स बदल रही थी, समय के साथ फोर्स बदल रही थी, तो हम इसी को चीज को निकालेंगे, सम अप करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। तो मैं यहां पे करूंगा इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीपी बाय इंटीग्रेशन डीपी बाय कुछ नहीं है। तो ये देखो यहां पे क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट्स हैं, क्या लिमिट्स हैं, फोर्स 0 से कहां गई, कितने समय के लिए लगी, देखो ना वेरिएबल कौन, टाइम वेरिएबल है ना, तो फोर्स कितने समय के लिए लगी थी, टाइम टी के लिए लगी थी, तो यहां पे लिख दूंगा मैं टाइम, 0 से टाइम टी तक के लिए फोर्स लगी हुई है। अच्छा, मोमेंटम में बदलाव आ रहा है, मोमेंटम में तो चेंज आ रही है ना जब भी फोर्स लगती है, क्योंकि न्यूटन का लॉ खुद कहता है यार, सेकंड लॉ, कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे मोमेंटम में चेंज आएगा, तो मोमेंटम में बदल रहा होगा। मान लो शुरू में मोमेंटम P1 था और फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम बदल चुका है, अब वो कितना हो गया, P2 हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। तो देखो जब ये फोर्स क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी, सम अप हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आ चुका होगा, तो उसको मैं एफ एवरेज लिख दूं, और यहाँ पे टाइम 0 से t तक इंटीग्रेशन किसकी आनी है, dt की आनी है। यहाँ पे देखो कर लो इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ इकट्ठी करनी है, चलो इकट्ठी कर लो, P1 P2 dp। अब करो इसकी इंटीग्रेशन, सिंपल है यार, क्या ही करना है इसमें। देखो इसको ऐसे लिख दूं, एफ एवरेज, यहां देखो क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन में, बताओ, बीच में कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसल, यहां आएगा t 0 से टाइम t तक, और यहां आ जाएगा आपके पास हाँ p 0 से नहीं P1 से P2 तक, है ना। अब ऐसे लिखते हैं एफ एवरेज इज इक्वल टू टी माइनस 0, यहाँ क्या आएगा P2 माइनस P1। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता यार, जो मैंने इम्पल्स जिसकी मैंने बात की हुई है, व्हाट इज एन इम्पल्स, इम्पल्स जो है उसके हिसाब से हम तो एक फार्मूला ढूंढ रहे थे, यहाँ पे दो आ गए, है ना। एक तो ये आ गया एफ एवरेज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ एवरेज इनटू टाइम टी, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1। द इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ average force into time, but it is also equal to the change in momentum। तो ये जो है ना, उस टाइम पे वो जो समय था, उस समय मोमेंटम कितना बदला, जब ये फोर्स उस बॉडी पे लग रही थी तो मोमेंटम कितना बदला, उसको भी क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, है ना। इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम इन दैट टाइम इंटरवल। उस समय कितना मोमेंटम बदला होगा, उसको भी हम क्या कहते हैं भाई साहब, इंपल्स कहते हैं, है ना। लिख ले यहाँ तक, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये जो हमने एफ एवरेज लिखा ना, ये क्या है, एफ एवरेज इज अ एवरेज फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ लिख रहे हैं हियर, एफ इज अ वेरिएबल फोर्स, ठीक। अगर एक ही रखना है तो तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिंपल एफ सिंपल भी रख सकते थे तुम, वेरिएबल वाले से भी चला सकते थे काम, बट अगर आपने एवरेज वाला लिखना है तो एवरेज वाला लिख सकते हो, ठीक है। बट वहाँ पे बता देना फिर कि ये जो लिखा हमने एफ एवरेज, इट इज़ अ एवरेज फोर्स, व्हाट इज एफ, इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स, है ना। ठीक है जी, मिटा दूँ, चलो अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके ग्राफ पे। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इंपल्स में, देखो तुम अगर देखते हो इंपल्स में तो दो चीजें हैं, है ना। देखो इंपल्स में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, जब हम इंपल्स की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूले में दो चीजें आ रही हैं, क्या क्या आ रहा है, देखो ना, इंपल्स, जब मैं कहता हूं व्हाट इज इंपल्स तो तुम लिखते हो आई इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टाइम, या आप कहते हो एफ इंटू टाइम, है ना। एफ ये वाला जो एफ है ये क्या, फिर वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स, ठीक, एक ही बात है। वहाँ एफ एवरेज लिखा हुआ, एवरेज निकाल दी उसकी, है ना, यहाँ पे अलग ही रखा है, एफ वेरिएबल फोर्स करके लिख दिया। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखो ग्राफ कैसा बनता है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ, इसके लिए पहले तो देखो, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ
एक तरफ रखता हूं मैं फोर्स, ठीक है, एक तरफ रखता हूं मैं टाइम, दो ही चीजें फोर्स और टाइम, इसमें ग्राफ बनेगा इंपल्स का। तो अगर ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, अगर ये फोर्स वेरिएबल फोर्स, अगर मैं वेरिएबल फोर्स और टाइम टी के लिए ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं वेरिएबल फोर्स और टाइम टी के लिए अगर ग्राफ बनाता हूं तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? क्या बताया था मैंने किस तरह से बनेगा? शुरू में बताया मैंने तुम्हें, है ना, कि ये फोर्स कैसी है, जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो। इसका मतलब ये फोर्स कुछ, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बनेगा, है ना। देखो ना, ये वेरिएबल फोर्स है, समय के साथ बदल रही है, और बदल भी कैसे रही है, स्टार्टिंग में हमने बात कर ली, ये जीरो से मैक्सिमम जाती है, मैक्सिमम से जीरो आती है, उस टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल में ऐसा बिहेव करती है ये, है ना। तो ये फोर्स आ गई और ये टाइम आ गया। अब इंपल्स कहाँ है? इसी ग्राफ में इंपल्स ढूंढो, कहाँ है इंपल्स? हाँ, है ना। तो यह सब बनाया है, उसी में इंपल्स है कहीं ना कहीं, बताएगा कोई? देखो ना, इस ग्राफ में फोर्स आ गया, टाइम आ गया, अब वो जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, जिसको हम इंपल्स कहते हैं, वो कहाँ पे है इस ग्राफ में? ये जो है ना, ये जो एरिया होता है ना इसके अंदर, द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, आप कह सकते हो द एरिया अंडर एफ वेरिएबल एंड टी, एफ वेरिएबल एंड टी इज नोन एज इम्पल्स। समझ आई बात? तो एफ और टी के बीच में जो ग्राफ बनता है, कैसा भी बने वो, क्योंकि यहां तो तुम्हें पता है वो वेरिएबल फोर्स है, तो इसी तरह का बनना था, जीरो से मैक्सिमम जाना था, मैक्सिमम से जीरो आना था। अब इसके अंदर जो एरिया है ना, अगर वो आपने एरिया मेजर किया ग्राफिकली, तो समझो आपने क्या मेजर किया, आपने इंपल्स मेजर की। क्या मेजर की? इंपल्स मेजर की, ठीक है ना। हो सकता है आपको कुछ तरह इस तरह का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, फोर्स की वैल्यू दी हो, टाइम दिया हो ग्राफिकली, तो आपको बोला इंपल्स निकालो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसका एरिया निकालना है, बस निकल जाएगा आपके पास इंपल्स, है ना। तो इस तरह का बनेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं इस तरह का अगर आपको दिया हो, मतलब आपने एफ एवरेज निकाल ली, है ना, एफ एवरेज वही वेरिएबल फोर्स है ना यार, तो वेरिएबल फोर्स का मतलब उसकी ढेर सारी वैल्यूज हैं। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? अलग अलग टाइम पे इसकी अलग अलग वैल्यूज हैं, है ना, F1 F2 F3 F4 ढेर सारी वैल्यूज हैं। तो तुमने क्या किया, इसकी एवरेज निकाल ली। एवरेज तो निकाल ही सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज अगर हो हमारे पास, क्या उसकी हम एवरेज नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बड़े आराम से, है ना। क्या कहते हैं इसको? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल ऑब्जर्वेशंस करके इसकी एवरेज निकल सकती है। तो इसका मतलब हम एक और तरीके से इंपल्स को डिफाइन कर सकते थे कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एफ एवरेज इनटू टाइम टी। व्हाट इज टाइम टी? इट इज अ टाइम फॉर विच अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है ना। तो अगर एवरेज वाली फोर्स लिखी हो, वेरिएबल फोर्स के बारे में ना बोला हो, अगर एवरेज फोर्स के बारे में बोलो, फिर अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, अब देखो यार, तुम एवरेज निकालोगे तो उसकी तो एक वैल्यू होगी भाई, है ना। वेरिएबल फोर्स में तो तुम कह रहे हो सर टाइम टी तक हमें पता ही नहीं चला क्या फोर्स आई, आप लगातार बदल ही रही थी, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। लेकिन जब हम एवरेज फोर्स की बात कर लेंगे, है ना, जब हम एवरेज फोर्स की बात कर लेंगे, उस समय क्या होगा? उस समय तो एवरेज की तो तुम्हारे पास एक वेल डिफाइंड वैल्यू होगी ना, एवरेज निकाल ली तुमको तो वैल्यू मिल गई तुमको, है ना। तो अगर एवरेज फोर्स की बात करें, मतलब अगर इस फॉर्मूले की बात करें और फिर आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाए, तो आप कहोगे सर इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। अगर एफ एवरेज लिखा हुआ है, टाइम टी लिखा हुआ है, तो फिर हम कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका? बताएगा कोई कैसा ग्राफ बनेगा? तब तो इस तरह का नहीं बनेगा ना, तब बनेगा ग्राफ इस तरह का, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हें मिल चुकी होगी फोर्स की, है ना। एवरेज है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू किसी टाइम टी पे थी वो नहीं मिली हमें, लेकिन हाँ उसकी एवरेज मिल गई। तो फिर एक पर्टिकुलर फोर्स है, कितने समय के लिए लगी है? देखो ना, वैल्यू फोर्स की में पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई ना, कितने टाइम के लिए लगी? टाइम के लिए लगी। तो ये जो एफ एवरेज इनटू टाइम टी है ना, इसका ग्राफ इस तरह का बनता है, इस तरह का बनता है इसका ग्राफ, है ना। समझ आ रहा है? ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो अच्छा, अब इसमें अगर इंपल्स निकालनी तो कैसे निकलेगी? इस ग्राफ में अगर इंपल्स निकालनी कैसे निकलेगी? वही एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, यही है क्या? यही है इंपल्स, यही है इंपल्स। समझ आया? तो इंपल्स के देखो दो ग्राफ बन रहे हैं, है ना, इंपल्स के दो ग्राफ बन रहे हैं। समझ आया? तो इंपल्स अगर हम ऐसे बोलते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एफ एवरेज इनटू टाइम टी, देन ग्राफ बनेगा इस तरह का, क्योंकि एफ एवरेज मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तुमने ले ली हुई है, क्योंकि ढेर सारी अलग अलग वैल्यूज थी, सम अप किया, डिवाइड किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, इसलिए ग्राफ में तुमने एक वैल्यू पे सेट कर दिया इसको। अब कितने टाइम के लिए ये एवरेज फोर्स लग रही है? वो टाइम टी के लिए लग रही है, जितने समय के लिए लगे, तो हमने ये चलो यहां तक ले आया इसको। तो फिर इसके अंदर जो ग्राफ है ना, इसके अंदर जो एरिया है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया, दैट एरिया विल मेजर द इंपल्स, है ना, उसको इंपल्स कहेंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है यार ये तो वेरिएबल फोर्स भी है, वैसे भी बोल सकते हैं इसको यार, दोनों तरीकों से बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो ना, दोनों तरीकों से बोल सकते हैं, है ना। वेरिएबल फोर्स भी तो है ये, अगर उसी तरीके से बोले ट्रेडिशनल वे में,
तो फिर इट इज अ वेरिएबल फोर्स एक्टिव ऑन द बॉडी फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देन F इज इक्वल टू F इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको ये वेरिएबल फोर्स है, और अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो भाई साहब फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, फिर ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ऐसा ग्राफ बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या, हमें तो डिफाइन ही करना है। तो F और T के बीच में जब ऐसा ग्राफ बनेगा और इसके अंदर जो एरिया होगा दैट एरिया विल गिव यू इंपल्स, उसको ही तो कहेंगे इंपल्स। समझ आया? क्लियर है? यहां तक समझ आ गया ना? ठीक है, मिटा दूं उसको। तो कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा, कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा, तो इसलिए बड़ी बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं। तो मैंने तुम्हें दोनों बता दिए कि ये कहने का मतलब क्या है और इसको कहने का मतलब क्या है ना। कुछ ऐसा पढ़ते हैं उनको लगता है यही सही है, कुछ ऐसे पढ़ते हैं उनको लगता है यही सही है, फिर वो लड़ते हैं, वो कहते हैं ये होती है इंपल्स, दूसरा कहता है ये होती है इंपल्स, दोनों ही होती हैं। एफ एवरेज बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, वेरिएबल फोर्स से तुम डिफाइन करने जाओगे तो ऐसे बोलोगे, बस यही फर्क है ना। तो मिटा दूं? टाइम क्या हुआ देखना यार, 30 हैं, कोई बात नहीं, कर ही देते हैं इसको, थोड़ा सा और बचा है। अच्छा देखो, हम इसकी एप्लीकेशन पे तब जाएंगे जब हमें थोड़ी सी अभी और इसके बारे में पढ़ना है, तब हम इसकी एप्लीकेशन समझ आएंगे। क्या पढ़ना है? देखो सपोज कर लेते हैं एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास मान लो इस तरह की बॉडी है, इस पे फोर्स लग रही है F1, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, कोई फोर्स है F1, ठीक है, एवरेज फोर्स है, तभी तो मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ कि इतनी है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन है ना, क्योंकि ये एफ एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, समझ आई बात? जब एवरेज बोलूंगा तो मैं पर्टिकुलर बता सकता हूँ कितनी फोर्स लग रही है, वेरिएबल बोलूंगा तो फिर नहीं ना बता सकता मैं कितनी फोर्स लग रही है, क्योंकि वेरी कर रही है वो। तो मान लो एफ एवरेज लग रही है F1, और ये लगी कितने समय के लिए? मान लो T1 टाइम के लिए लग रही है बॉडी पे फोर्स। ठीक, सेम बॉडी, ठीक, इसी सेम बॉडी पे अब फोर्स लगाई मैंने F2, कितनी फोर्स लगाई? F2, और कितने समय के लिए लगाई? T2 समय के लिए लगाई। ठीक, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, चलो लिख भी लेते हैं इसको, लेट अस कंसीडर, और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या किया मैंने, क्या कंसीडर किया भाई साहब? एक बॉडी है ना, लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m, देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m, चलो मास m भी इसका लिख लेते हैं। एक बॉडी जिसका मास m है, सेम मास, और इस बॉडी पे लेट करते हैं कि F1 इज द एवरेज फोर्स acting on that body, acting on the body for time t1, सही है ना? यही बोला मैंने, वही लिख रहा हूं, जो बोला वही लिख रहा हूं यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई साहब सपोज कर लो कि F2 इज द एवरेज फोर्स। अब F2 एक एवरेज फोर्स है जो एक्ट कर रही है बॉडी पे, एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर टाइम t2। ठीक, सेम बॉडी पे मैंने F1 फोर्स भी लगाई और सेम बॉडी पे मैंने F2 फोर्स भी लगाई। अब देखो दो, एक चीज हो सकता है, और मान लो कि मोमेंटम में सेम चेंज आ रही है। कैसा हो सकता है? मोमेंटम में सेम चेंज आ सकती है, कि नहीं आ सकती है? आप एक फोर्स लगा रहे हो बॉडी पे, धीरे से धक्का दे रहे हो बॉडी को, और एक मान लो पॉइंट ए तक पहुंचाया। यही काम आपने जोर से धक्का देके और कम समय में धक्का देके भी बॉडी पॉइंट ए तक पहुंचा दिया, तो उसका मतलब मोमेंटम में जो बदलाव आया वो तो सेम आया, मोमेंटम में जो चेंज आया वो तो सेम आया। अगर मोमेंटम में चेंज सेम है तो फिर ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं? मतलब जैसे देखते हैं कि मान लो इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, मान लो कि जो फोर्स F1 है ये ज्यादा है F2 से, और T2 इज ग्रेटर देन T1, और टाइम T2 ज्यादा बड़ा है टाइम T1 से। थोड़ा सा समझना इसको ना, इमेजिन करना पड़ेगा तुमको कि हम क्या कर रहे हैं, एक ही बॉडी में 2 बार फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम फोर्स कर, देखो थोड़ा सा इमेजिन करोगे तभी समझ आएगा यार ये, कि आपको क्या करना है ना, एक बार फोर्स लगाया अपने बॉडी पे, धक्का दिया और जोर से धक्का दिया, F1 ग्रेटर है ना, जोर से धक्का दिया और कम टाइम के लिए धक्का दिया, है ना, T1 छोटा है, जोर से धक्का दिया और कम समय के लिए धक्का दिया, और बॉडी पहुंच गई पॉइंट ए पे। मान लो ये पॉइंट ए पे पहुंच गई, चलो इसको ना पॉइंट ए भी बोल देते हैं कि तुमने धक्का दिया पॉइंट ए तक पहुंच गई, मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए तक पहुंच गई बॉडी। और दूसरे केस में तुम क्या कर रहे हो, उसको धीरे धीरे धक्का दे रहे हो और ज्यादा समय लग रहा है पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए, है ना, यही 2 चीजें हो रही हैं।
अब देखो पॉइंट ए तक पहुंची बॉडी, मतलब मोमेंटम में सेम ही चेंज आ रहा है ना। तो फिर हम ये कह सकते हैं, देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि F1, क्योंकि देखो इंपल्स जो इसका इफेक्ट था, जो इसका इंपैक्ट था, वो तो सेम ही आया ना। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता F1 इंटू टाइम T1 है ना इज इक्वल टू F2 इंटू टाइम T2 इज इक्वल टू सेम चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है ना, सेम चेंज इन मोमेंटम, सेम बोल सकते हो सेम चेंज इन मोमेंटम है ना। इंपल्स तो सेम चेंज इन मोमेंटम होगी तो सेम इंपल्स होगी है ना। तो देखा तुमने कि F1 इंटू टाइम T1 और F2 इंटू टाइम T2 इनका प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है अगर सेम इन चेंज, अगर मोमेंटम जो बदलाव आ रहा है वो कैसा हो, सेम हो। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, देखो इसका मैं ग्राफ बनाता हूं तो कैसे बनेगा, ये F ये T, मान लो F एवरेज की बात कर रहा हूं, तो ये मान लो आपका F1 बड़ा था छोटा था, F1 बड़ा था ना, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और समझेंगे डिटेल में। ये देखो F1 टाइम T1 कम है, यहाँ पे F2 बड़ा है ना, हाँ F2 छोटा है, ये देखो F2 छोटा और टाइम T2 बड़ा है, और ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है बॉडी पे वो सेम ही आ रहा है। इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, हाँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इसी कहानी समझनी है हमने, सारी जो इसकी एप्लीकेशंस है ना वो इसी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी से समझ आती हैं। देख लिया, देखो कैसे, आपने एक चीज देखी, अगर आप फोर्स बढ़ाते हो और कम समय के लिए लगाते हो फोर्स, और यहाँ पे फोर्स कम रखते हो और ज्यादा समय के लिए लगाते हो फोर्स, तो ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम सेम होता है, ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम सेम होता है ना। फोर्स ज्यादा टाइम कम, या फोर्स कम टाइम ज्यादा, द चेंज इन मोमेंटम विल बी द सेम। अब इसका बड़ा ज्यादा इफेक्ट है, कैसे इफेक्ट है देखो, अगर आप वो जो मैंने कहा था अभी आपको एग्जांपल दी थी, मान लो ये दो क्रिकेटर हैं, अब एक क्रिकेटर क्या करता है, मान लो एक बैट्समैन क्या करता है, बड़ी जोर से शॉट लगाता है, ठीक है, बड़ी जोर से शॉट लगाता है और वो बॉल बड़ी ऊपर, मतलब बड़ी दूर ट्रैवल नहीं करती, सीधा बॉलर जो है कैच कर लेता है। और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी है ना, उसने क्या किया, उसने बस टाइम टू शॉट लगाई, बोलते हैं टाइम टू शॉट लगाई, मतलब उसने भी उतनी ही फोर्स लगाई लेकिन कम समय के लिए लगाई और इफेक्ट ज्यादा, है ना। वो कैसे हो रहा है देखो, फोर्स ज्यादा टाइम कम, अगर फोर्स ज्यादा होगी और कम समय के लिए लगी होगी, कम समय के लिए लगी होगी, फोर्स ज्यादा होगी और कम समय के लिए लगी होगी, तो उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखो आपने देखा होगा जो विकेट कीपर होते हैं वो क्या करते हैं, बॉल को पकड़ते हैं और हाथ पीछे खींचते हैं, है ना, जब भी बॉल आएगी वो पकड़ेंगे ना, हाथ पीछे खींचेंगे। हाथ पीछे क्यों खींचते हैं ये लोग, है ना, वहीं पे क्यों रखते हैं, पकड़े वहीं पे रखो, क्या होता है, हाथ को पीछे लेते हैं, क्यों लेते हैं, लगती नहीं है, क्यों नहीं लगती, ये लगती नहीं है, यही तो है इंपल्स, क्यों नहीं लगती, इसलिए लगती क्योंकि उन्होंने एक चीज को ज्यादा कर दिया, क्या चीज ज्यादा की उन्होंने टाइम ऑफ इंपैक्ट को ज्यादा कर लिया। जब वो टाइम ऑफ इंपैक्ट को ज्यादा करते हैं, देखो टाइम को ज्यादा करते हैं, देखो टाइम ज्यादा तो फोर्स क्या हुई, देखो ना टाइम ज्यादा फोर्स कम, देखो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम होगी, है ना, तो टाइम ऑफ इंपैक्ट को ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम लगेगी, तो धक्का उसको हाथ पे कम लगेगा, पुश उसको कम लगेगा और लगेगी भी कम, हार्ड नहीं होगा वो, है ना। कैच ही करते तो हाथ पीछे लेके जाते हैं ना। तो इसके पीछे का फिजिक्स क्या है कि भाई वो सब क्या कर रहे हैं, वो टाइम ऑफ इंपैक्ट को ज्यादा कर रहे हैं, तो जो उसकी फोर्स है वो कम लग रही है, फिर उसके हाथ में, है ना, ताकत कम लगना स्टार्ट होगी, तो इससे उनको हार्ट नहीं होता है। तो आप देखो ढेर सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे सपोज करो आप छत से छलांग लगा रहे हो, नीचे रेत रखी हुई है, तो तब तो तुम बड़ी आसानी से और कूद के छत से छलांग लगा सकते हो, है ना, जंप करोगे आराम से बिना टेंशन के, लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी, देखो ना फोर्स तो उतनी लगनी है। देखो सुनो, एक तरफ तुम्हारे पास छत से तुम छलांग लगा रहे हो और रखी है रेत, दूसरी तरफ छत से छलांग लगा रहे हो और कंक्रीट है, हार्ड कंक्रीट है, फिर एक बार तुम्हें ज्यादा लगेगी, एक बार कम लगेगी, कारण ये है कि तुमने टाइम ऑफ इंपैक्ट कम ज्यादा कर रहे हो, है ना। कैसे, जब आप रेत पे गिर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट जब रेत से हुआ और फिर जब ग्राउंड से होना था तो क्या हुआ, वो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ गया। जब टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ गया, ये देखो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ इंपैक्ट, जो इस फोर्स का जो इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा, है ना, इंपल्स कम, चेंज इन मोमेंटम, अगर चेंज इन मोमेंटम जो है वो ज्यादा समय के लिए लगेगा तो इंपल्स कम, है ना, तो उसकी वजह से आपको लगेगी नहीं। लेकिन जैसे कंक्रीट, हार्ड कंक्रीट पे आप गिरते हो तो आपका टाइम ऑफ इंपैक्ट, ये देखो टाइम ऑफ इंपैक्ट कम तो फोर्स ज्यादा, टाइम ऑफ इंपैक्ट कम तो फोर्स ज्यादा,
होती है ना, उस पर तुम चल नहीं पाते हो आराम से, है ना कारण, और गिरते हो तो लगती नहीं है, यही है। उसमें क्या हुआ, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा रहे हैं, है ना, उससे क्या होता है टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ता है, क्योंकि वो दब जाती है ना वो, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ रहा है तो फोर्स कम लग रही है, फोर्स कम लग रही है। टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा दो फोर्स कम लगेगी, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को कम कर दो तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, है ना। और कोई एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में बताओ आ रही है तो, क्लास में याद करने मैम ने दिया कुछ याद करने के लिए, है ना, याद नहीं किया आपने, टेस्ट है, कभी कभी कुछ स्ट्रिक्ट टीचर क्या करता है, स्टिक लेके आ जाता है, अब पड़ेगी आपको मार, तो वैसे करता है, मारता है, तो जो फिजिक्स पढ़ी है जिसने वो क्या करेंगे, हाँ हाँ जानबूझ के पीछे लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इम्पल्स क्या चीज़ है ना। बेचारे जो आर्ट्स वाले हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे रखते हैं टॉल, है ना, तो जो फिजिक्स पढ़ी वो क्या कहेंगे, सर कोई बात नहीं मार लो, लेकिन जैसे वो हिट करने वाले होंगे थोड़ा सा हाथ पीछे ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, तुमने टाइम ऑफ इफेक्ट बढ़ा दिया, टाइम ऑफ इफेक्ट बढ़ाया तो फोर्स कम लगी, फोर्स कम लगी तो फिर सिर्फ एक्टिंग ज़्यादा हुई, लगी 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 नहीं होती है ना। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स का तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो भाई, कहीं अगर आपको सज़ा मिल रही है तो वहाँ पे भी तुम मज़ा ले सकते हो, अगर तुम्हें क्या पता है, तुम्हें इम्पल्स के बारे में पता है ना। अब समझ आए वो हाथ पीछे क्यों जाता है, क्योंकि तुम इम्पल्स का यूज़ कर रहे होते हो, क्योंकि हम टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा रहे होते हैं। जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा तो फोर्स कम लगी तो फिर लगी भी कम, है ना, फोर्स कम लगी तो हाथ में भी कम लगी, है ना। तो इसीलिए इम्पल्स का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है ना। तो इतना ही करें, और कोई एग्जांपल आ रही है भाई याद, सोचो सोचो सोचो। हाँ दीवार पे हाँ गुस्सा आ रहा है, जोर से मार रही है दान, है ना, तो जैसे जोर से मारोगे जिया तो क्या होगा, हाथ टूट जाएगा। तो इस कैसे क्यों टूटेगा, क्योंकि तुमने फोर्स लगाई और कम समय के लिए लगाई है, गुस्सा उतना ही है लेकिन कम समय के लिए लगाई तो ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, लेकिन उतना ही गुस्सा है लेकिन तुम स्लो मोशन में मारोगे तो क्या होगा, तो क्योंकि तुमने टाइम इम्पैक्ट बढ़ा दिया तो फोर्स कम होगी, टाइम इम्पैक्ट बढ़ गया फोर्स कम, टाइम इम्पैक्ट कम फोर्स ज़्यादा, फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम, फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे।